हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं छत्तीसगढ़ छात्रावास भर्ती परीक्षा के अंतर्गत सामान्य ज्ञान के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि छात्रावास अधीक्षक के अंतर्गत सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 15 नंबर के। ठीक है, इसीलिए मैं 15 क्वेश्चन का सेट तैयार करके ला रहा हूँ आपके लिए। इससे पहले भी ऑलरेडी 2 वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उससे भी आप जाके जरूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत अच्छे से मैं रिवीजन करा रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, ये सिलेबस है बेसिकली। तो ऊपर का जो ये 4 ये पार्ट है ना, ये 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। और सॉरी, हर एक ये चारों से आपसे 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 2 चौके 8 प्रश्न आपको यहाँ से पूछ लिया जाएगा। सामान्य विज्ञान जो है साइंस, इस साइंस से आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 8 3 11 पूछे हो गया यहाँ पे। और शैक्षणिक अधिनियम और छात्रावास प्रबंधन आज मैं लेके आ गया हूँ। यहाँ से आपसे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। इस टॉपिक में बस इतना ही नहीं है, और भी है, बट मैं हर दिन एक नया नया टॉपिक जो यहाँ 4 नंबर में पूछे जाएंगे वहाँ से मैं यहाँ पे इंक्लूड करके आपके लिए 15 क्वेश्चन तैयार करता हूँ। ठीक है, तो ये जो लास्ट में जो 4 क्वेश्चन कराऊंगा इसको आप विशेष कर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इस बार के सिलेबस में नए से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। 15 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है आप कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा। और बीच बीच में मैं जो कुछ भी क्वेश्चन करूंगा उसका आंसर भी आप कमेंट करिएगा। उससे मुझे ये पता चलेगा कि आप वाकई में इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, इंटरेस्टेड हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए। देखिए, पहले वीडियो को पॉज करना है आपको और खुद भी आंसर लगाना है अगर आपको पता होगा तो, अदरवाइज मेरा आंसर तो देखेंगे ही आप। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? ठीक है, जब संविधान सभा बना था तो हर एक रियासत के प्रतिनिधित्वों को यहाँ पे प्रतिनिधित्व दिया गया था। और प्रति 10 लाख, ठीक है, प्रति 10 लाख जो जनसंख्या जिस रियासत का होता था, उस 10 लाख के जनसंख्या के रियासत के लिए एक प्रतिनिधि जो है नियुक्त किया जाता था। मतलब 10 लाख इस टू 1 का रेशियो होता था, याद रखिएगा। ठीक है, अब पूछा गया कि इसमें से कौन सा रियासत जो है सम्मिलित नहीं हुआ था संविधान सभा में? जूनागढ़ रियासत के प्रतिनिधि, जम्मू कश्मीर प्रतिनिधि, हैदराबाद के प्रतिनिधि या फिर पंजाब के प्रतिनिधि? बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आंसर आई थिंक आप सभी को पता होगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। हैदराबाद के जो प्रतिनिधि जो थे वो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, याद रखना है कौन सा, हैदराबाद। कुछ और अगर इनका जानना है तो यहाँ पे 3-4 जो ऑप्शन डाला हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भारतीय संविधान नहीं, मतलब जब ये भारतीय संघ में विलय, जो रियासत थे, जो प्रांत थे, उनको जब भारतीय संघ में उनका विलय कराया जा रहा था, तो ये कुछ ऐसे रियासत है और डायरेक्टली विलय नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो जूनागढ़ के रियासत जो थे, इनको जनमत संग्रह से इनको भारत में विलय किया गया था। ठीक है, जनमत संग्रह से। जम्मू कश्मीर जो है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के जम्मू कश्मीर के जो रियासत था उसको भारत संघ में शामिल किया गया था। और हैदराबाद वाले तो और इतने ढीठ थे, इतने आसानी से नहीं शामिल हुए थे। इनको पुलिस कार्रवाई करके इनको शामिल कराया गया था। ठीक है, पुलिस कार्रवाई। ऊपर से देखिए, ये सभी जितने भी ये विलय कराया गया प्रांतों का हमारे भारत के अंतर्गत, वो सब में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण किसी का हाथ था, जो योगदान था, वो सरदार पटेल जी थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनका सबसे बड़ा योगदान था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भारतीय संविधान के किस भाग को, ठीक है, कौन से भाग को भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे इंक्लूड करना पड़ा यहाँ पे। भाग 2, भाग 4, भाग 1 या फिर भाग 3, कौन से भाग को भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भाग 3। ठीक है, भाग 3 में क्या है, तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है संविधान के अंतर्गत, वो कहाँ है, तो भाग 3 के अंतर्गत है। भाग 3 के अंतर्गत अगर आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, ये जो है किसके लिए है, मौलिक अधिकारों के लिए। ठीक है, इसीलिए भाग 3 को मौलिक अधिकार भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो मौलिक अधिकार है, अगर ये पूछ ले कि किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। और जो भाग 3 है,
इसी को मौलिक अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का जन्मदाता कौन? भाग 3। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लेगा कि सबसे पहली बार कांग्रेस का जब कौन से अधिवेशन के अंतर्गत मूल अधिकारों की मांग की गई थी, याद रखिएगा, तो ये है 1931 का कराची अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल जी थे। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सरदार पटेल जी थे। और यहीं पर सबसे पहले मूल अधिकारों का मांग किया गया था। और इन मूल अधिकारों का जो मांग किया गया था उसका जो प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो ये पूरा डाटा आपको याद, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसके ऑप्शंस के सारे जो पहलू है उसको आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये 2 प्रश्न हो गया। तो 2 प्रश्न हमने संविधान का देख लिया। अब हम इतिहास के 2 प्रश्नों को देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है हिस्ट्री का है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित की गई थी? चारों में कौन सा सही है? वीडियो पॉज करिए और उत्तर देने की कोशिश करिए कि आखिर कब पहली बार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखिए, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था आज़ादी से पूर्व। ठीक है, तो पहली बार का फर्स्ट वाला हुआ था 12 नवंबर 1930 को। देखिए, ये कहाँ होता था? तो लंदन के अंदर। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इस चीज को भी याद रखिए, कई बार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। दूसरी बार कब हुआ? तो याद रखिएगा 7 सितंबर 1931 को दूसरा सेकेंड वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ। और 17 नवंबर 1932 को थर्ड वाला गोलमेज सम्मेलन है। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय जो थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, याद रखिएगा। ठीक है, ये दूसरा वाला जो है जो गोलमेज सम्मेलन, इसमें कांग्रेस पहली बार भाग लेता है और महात्मा गांधी जो हैं वो दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके पीछे का भी रीज़न है, क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, देखिए आप सभी को पता है कि 1930 में दांडी मार्च हुआ था। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च खत्म होने के बाद महात्मा गांधी जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए महात्मा गांधी और जो इरविन था, ठीक है, उस समय के जो वायसराय थे इरविन थे, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौता के अकॉर्डिंग ही महात्मा गांधी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और इस समझौते के साथ ही वो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें शामिल होने के लिए महात्मा गांधी और कांग्रेस जो है तैयार हो गया था। इसीलिए महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। लेकिन द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था वो जब पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ तो महात्मा गांधी जी क्या करते हैं? वापस आते हैं इंडिया और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं और द्वितीय चरण जो है शुरुआत होता है। तो ये 3 जनवरी 1932 का कौन सा डेट है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो द्वितीय चरण है, सेकेंड चरण है, उसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने फिर से यहाँ से कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब कुछ। ठीक है, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये इसमें सेकंड चरण जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न भी हमारा हिस्ट्री का ही है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में कई बार से पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि भूदान आंदोलन, ठीक है, में भूमि दान करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आसानी से, थोड़ा सा इसको ट्रिकी है, समझिएगा। ठीक है, अगर बना पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज आप होंगे। भूदान आंदोलन में भूमि दान करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, आपको बताना है। देखिए, पहली बात तो ये भूदान आंदोलन हुआ कब था? तो डेट याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1951। ठीक है, 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो पोचमपल्ली एक जगह है, ठीक है, पोचमपल्ली एक जगह है तेलंगाना के अंदर, वहीं से इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, किसने किया था? तो वो किया था विनोबा भावे जी ने किया था। ठीक है, ये आंसर हमारा ये नहीं है, ठीक है, सॉरी गलती से टिक हो गया। शुरुआत किसने किया था? तो विनोबा भावे ने शुरुआत किया था भूदान आंदोलन, विनोबा भावे। लेकिन इस आंदोलन के तहत सबसे पहली बार भूमि दान किसने किया था? तो रामचंद्र रेड्डी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पोचमपल्ली, पूरा नाम जो है पोचमपल्ली नलगोडा,
ठीक है, यहीं से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमने हिस्ट्री के भी 2 क्वेश्चन देख लिया। अब हम ज्योग्राफी की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न जो है भूगोल से आपके लिए कि वेदांत गल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अभ्यारण्य से बाघ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, नदी, इन सारे से बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से पढ़ के जरूर जाना चाहिए। वेदांत गल अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। असम, पंजाब, तमिलनाडु या फिर राजस्थान, कहाँ स्थित है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में वेदांत गल अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, असम का तो आपको पता ही है। 2 महत्वपूर्ण आपको याद रखना चाहिए, एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पहला हो गया मानस राष्ट्रीय उद्यान, और एक और याद आपको रखना चाहिए क्या, कांजीरंगा। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा को विशेष करके याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ही एक सिंग वाला गेंडा जो है मिलता है। एक सिंग वाला गेंडा देखने को कहाँ मिलता है, तो कांजीरंगा में। ठीक, पंजाब का एक याद रखिएगा, पंजाब में बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसका नाम है अबोहर अभ्यारण्य। अबोहर अभ्यारण्य, ये आपको कहाँ मिलेगा, पंजाब के अंदर देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में वेदांत गल याद रखिएगा। राजस्थान में तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2-3 कुछ याद रखिएगा। एक आपको घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार कहाँ मिलेगा, राजस्थान के अंतर्गत। एक और रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर अभ्यारण्य, ये भी राजस्थान का ही है। और एक और याद रखिएगा कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान के अंतर्गत। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन एक आपसे पूछ लेता हूँ, बताइए कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए 6वां प्रश्न, 6वां प्रश्न भी भूगोल का ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट करके लिखिएगा। ठीक है, अगर आप सही बना पाते हैं तो बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको कहते हैं हिंडाल्को, ठीक है, हिंदुस्तान फिर एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, हिंडाल्को, पूरा याद रखिएगा हिंडाल्को। तो ये कहाँ है आपको, कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर, दामनजोड़ी ओडिशा, रेणुकूट उत्तर प्रदेश या फिर झारसुगुड़ा ओडिशा, कहाँ स्थित है हिंडाल्को, आपको बताना है हिंडाल्को। ठीक है, हिंद में ये हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को, यहाँ पे डी छूट गया था। ठीक है, बताइए कहाँ है हिंडाल्को अपना, क्या इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सही जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हिंडाल्को मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको रेणुकूट उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हिंडाल्को जो है इसका स्थापना 1958 में हुआ था। कब, 1958 के अंतर्गत। किसके सहयोग से, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के सहयोग से हुआ था। कोरबा के अंदर तो हम सबको पता है क्या मिलेगा आपको, बाल्को मिलेगा। ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, ठीक है, बाल्को, ये बाल्को कहाँ मिलेगा, कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर। और ये जो है सोवियत संघ के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, सोवियत संघ के सहयोग से इसका स्थापना किया गया। दामनजोड़ी जो उड़ीसा के अंतर्गत है, यहाँ पे है नालको। ठीक है, नालको कहाँ है, दामनजोड़ी उड़ीसा में है। और इसका स्थापना जो है फ्रांस की सहायता से हुआ था। ये सब पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको याद होना चाहिए। झारसुगुड़ा के अंतर्गत जो है वेदांता है। ठीक है, वेदांता ग्रुप है। ये सभी के सभी जो है एल्यूमिनियम का एक कंपनी है। तो ये वेदांता झारसुगुड़ा के अंदर है, और ये जो है जर्मनी के सहयोग से बना था, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, याद रखिएगा हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को कहाँ मिलेगा, रेणुकूट उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी जो है इसका स्थापना कब हुआ था और किसके सहयोग से हुआ था। सब लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। भूगोल का हो गया, अब हम 2 प्रश्न तो देखेंगे, इकोनॉमिक्स का देखेंगे। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा, और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डॉमर मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल, डी आर गॉडगिल मॉडल या फिर डब्ल्यू मिलर मॉडल, किस मॉडल के ऊपर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि पहली बात तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो ये 1956 से लेके 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है चला था। ठीक है,
और द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, सेकंड वाले का उसका उद्देश्य है समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज की स्थापना करना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। हेराल्ड डोमर मॉडल जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से लेके 56 तक का था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास प्रक्रिया को आरंभ करना था। डी.आर. गॉडगिल मॉडल जो है ये चौथा वाला, जो फोर्थ वाला जो पंचवर्षीय योजना है वो डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। और डब्ल्यू मिलर मॉडल जो है ये सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 1985 से 1990 तक का था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि बताइए, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीएससी में भी पूछा जा चुका है कि योजना अवकाश, ठीक है, योजना अवकाश जो है कौन से वर्ष तक, कहाँ से कहाँ तक के वर्ष तक को माना जाता है योजना अवकाश? क्योंकि इस अवकाश में एक एक वर्ष के लिए योजना चलाया गया था, जिसको योजना अवकाश कहा जाता है। कब से कब तक का था, इसका पीरियड आपको बताना है। चलिए, आठवां प्रश्न भी अर्थशास्त्र का ही है। प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, सुमन बेरी, BVR सुब्रमण्यम या फिर अमिताभ कांत, कौन है? देखिए, नीति आयोग के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो होता है वो होता है। मतलब जो हमारे नरेंद्र मोदी जो हैं वो नीति आयोग के कौन है? अध्यक्ष हो जाएंगे। क्लियर है इतना? अब देखिएगा, यहाँ पे आपसे लेकिन उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो इसके जो उपाध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सुमन बेरी। ये मैं जब वीडियो बना रहा हूँ कब, तो आज डेट है 5/3/2024। इस दिन की अगर कभी भविष्य में भी आप देखते हैं तो याद रखिएगा, सुमन बेरी जो उपाध्यक्ष नीति आयोग के हैं कब, तो इस डेट पर हैं। ठीक है, अब देखिएगा BVR सुब्रमण्यम ये कौन है? वर्तमान में ये कौन है, आपसे ये पूछ दिएगा। तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, CEO जिसको कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के CEO हैं। जबकि ये जो अमिताभ कांत है ना, ये नीति आयोग के प्रथम CEO थे। याद रखिएगा, नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे? अमिताभ कांत थे। और वर्तमान में कौन है? ये BVR सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे उपाध्यक्ष हमने देखा कि सुमन बेरी जी हैं, तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? याद है किसी को तो कमेंट करिएगा इसका। अच्छा ठीक, मैं बता ही देता हूँ, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जो थे वो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा, ये जो अरविंद पनगड़िया जो है ना, ये अभी 16वें नंबर का जो वित्त आयोग है, ठीक है, 16 नंबर के जो वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष भी अरविंद पनगड़िया को अब बना दिया गया है। लेकिन इससे जो पहले 15वें नंबर का जो वित्त आयोग था उनके अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह थे। ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। तो हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न देख लिए। अब हम आगे 3 देखेंगे, अब साइंस का क्वेश्चन, विज्ञान, सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, 9वां प्रश्न जो है आपसे फिजिक्स का प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ठीक है, मिराज का जो फॉर्मेशन होता है, प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विकिरणन या फिर प्रकाश का विवर्तन, किसके कारण मरीचिका का बनना होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक सबको पता होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से रेगिस्तान में मरीचिका का बनना होता है। इसके और भी उदाहरण है, जैसे हीरे का चमकना, ठीक है, हीरा चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। जैसे कोई कांच का दरार हो जाता है, कांच में जब कोई क्रैक हो जाता है तो उसका दरार जब जहाँ पे होता है वो भी चमकने लगता है, तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। जल में जो परखनली कभी कभी डूब जाता है ना, जल में डूबी हुई परखनली भी कभी कभी चमकता है, ठीक है, तो वो किस लिए चमकता है? तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही
चमकता है, याद रखिएगा। और प्रकाश के अपवर्तन की कई सारी घटनाएं, जैसे गिलास में डूबा हुआ, गिलास में अगर पानी भरा उसमें डूबा हुआ छड़ है तो वो थोड़ा मुड़ी हुई दिखाई देता है। सिक्का अगर तली में बैठा तो अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। मछली की कम गहराई पर दिखाई देता है। तो ये सब प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था। अब केमिस्ट्री का हम देखेंगे अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न जो है केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है कि दूध से दही का बनना किसका उदाहरण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। किण्वन को इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन। ऊर्ध्वपातन, वल्कनीकरण या फिर वाष्पन, किसके कारण दूध से दही बनता है। देखिए एक क्वेश्चन तो ये भी पूछा जाता है कि दूध से दही बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जो है जिम्मेदार होता है। तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बस आपको याद रखना है लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया जीवाणु होता है वो दूध को दही में बनाने का काम करता है। और ये प्रक्रिया जो होता है ये किण्वन के द्वारा ही था, फर्मेंटेशन के कारण ही दूध से दही का बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऊर्ध्वपातन में देखेंगे जो तो कपूर जो होता है ना, ठोस कपूर जो होता है उसको जैसे ही बाहर रखेंगे थोड़ा सा जलाएंगे तो डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। तो जब कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वल्कनीकरण क्या होता है, जो प्राकृतिक रबड़ होता है ना, प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबर जो होता है उसमें सल्फर जोड़ के, ठीक है, उसमें सल्फर को जोड़ के जब उसको गर्म किया जाता है यह प्रक्रिया को वल्कनीकरण या सल्फनाइजेशन या सल्फनीकरण कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन। अब इससे होता क्या है कि जो रबड़ हो जाता है उसको थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता है, मजबूती मिलता है, और साथ ही साथ उसको एक निश्चित शेप दिया जाता है, ठीक है। शेप देने के लिए जब तक मजबूत नहीं होगा तो रबड़ को शेप कैसे दे पाएंगे, तो उसके लिए वल्कनीकरण बहुत आवश्यक हो जाता है। चलिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न जो है बायोलॉजी के ऊपर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आई थिंक ये सबको आता होगा या फिर आना ही चाहिए, ठीक है। प्रश्न है इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। इंसुलिन हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरह का हार्मोन है जो हमारे बॉडी में एक बैलेंस्ड अमाउंट में होना चाहिए। जब उसका कम भी श्रावण होगा, कम सेक्रेशन होगा तब भी बीमारी होगा, अधिक मात्रा में हो जाएगा तब भी बीमारी होगा, ठीक है। तो जब इसका इंसुलिन का कम सेक्रेशन होता है, कम उसका कम श्रावण होता है तो क्या हो जाता है, बीमारी मधुमेह हो जाता है, शुगर हो जाता है जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। मधुमेह भी वही है। लेकिन जब अधिक मात्रा में इंसुलिन निकलने लगता है, रिलीज होने लगता है तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इंसुलिन के अतिश्रावण से कौन सी बीमारी होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इंसुलिन जो है कहाँ से निकलता है, ठीक है, हमारे बॉडी के किस पार्ट से निकलता है, ये भी कई बार से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर होता है अग्नाशय, पैनक्रियास, सुना होगा आपने, ठीक है, पैनक्रियास लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। तो अग्नाशय की जो दीवार होता है ना उसमें लैंगरहैंस की कोशिकाएं होती है, लैंगरहैंस की बीटा कोशिका, ठीक है, बीटा सेल, उसी से इंसुलिन का श्रावण होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी के कमी से बच्चों के अंदर होता है, ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाता है, ठीक है। रिकेट्स जो होता है बच्चों के अंदर होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो है ये भी विटामिन डी की कमी से ही होता है, लेकिन ये वयस्क लोगों में होता है, ठीक है। इससे हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 11 का सी हो जाए, ऑप्शन नंबर बी हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। पूरा डाटा को आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। तो हमने 11 जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन थे उसको हमने देख लिया। अब 4 क्वेश्चन जो है जो अलग से इस बार में सिलेबस में जोड़ा गया है, मैं उससे 4 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्रश्न है 12वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे माना जा सकता है, ठीक है। बच्चों में भी देखिए जो 18 से कम उम्र के बच्चे होते हैं वो भी कानून के उल्लंघन करते हैं, ठीक है। तो उस किस कैटेगरी को हम रखेंगे कि ये कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को, जिसने 20 वर्ष से कम आयु में अपराध किया हो, जिसने 24 वर्ष से कम आयु में अपराध किया हो, या जिसने 18 वर्ष से कम आयु में अपराध किया हो, यही आंसर होगा, ठीक है। आसान प्रश्न ऐसे कई बार से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि शैक्षणिक अधिनियम
और जैसे हो गया बाल श्रम अधिनियम हो गया, दहेज अधिनियम हो गया, इससे भी प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर हॉस्टल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं तो आपको छोटे छोटे बच्चों को कंट्रोल रखना है। ठीक है, उनको वो आपके अंडर में होंगे, तो आपको वो सारी चीज़ों को देखना है कि कौन कौन से अधिनियम के अंतर्गत ये सारी घटनाएं आ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को, जिसमें 18 से कम उम्र का कोई बच्चा है, अगर कोई अपराध किया हो तो हम कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के कैटेगरी में उसको रखेंगे। इनके लिए कुछ नियम भी है कि जैसे कोई बच्चा जो है कोई कानून का उल्लंघन किया है, कोई अपराध किया है, तो उसको कहाँ ले जाना है, एक किशोर न्याय बोर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, किशोर न्याय बोर्ड। ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड जो है ना, प्रत्येक जिला में लगभग एक किशोर न्याय बोर्ड होना ही चाहिए, और इस बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, 3 सदस्य होते हैं। तो उस बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना है। ठीक है, 24 घंटे के अंतर्गत यहाँ पे प्रस्तुत करना है। लेकिन याद रखना, जो यात्रा का समय होगा कि जिसमें बच्चे को हम पकड़ के यहाँ पे ले जा रहे हैं, वो यात्रा के समय को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा 24 घंटे के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर देना है उस बच्चे को। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था। 13 प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिएगा कि कौन सा निकाय या सिस्टम बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के साथ मिलकर शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो 2009 का है, का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। प्रश्न बहुत आसान है, ये चारों में से कौन सा ऐसा निकाय है जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के साथ मिलता है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का कार्यान्वयन करता है? क्या इसका आंसर होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा बिल्कुल सही होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसको NCPCR कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये NCPCR क्या करता है, ये शिक्षा का अधिकार जो राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 है, इसका कार्यान्वयन करता है। किसके साथ? तो ये बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के साथ मिलकर ये आयोग जो है ना, NCPCR, ये इस अधिनियम के साथ मिलकर ये जो राइट टू एजुकेशन है इसका क्रियान्वयन करता है, इसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो राइट टू एजुकेशन RTE जो है ना, इसके अंतर्गत तो आप सभी को पता ही होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका शिक्षा कराना अनिवार्य है, मतलब उनका अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा कराया जाना जरूरी है, ये अधिनियम वही कहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। चलिए अब हम देखेंगे 14वें नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न है, बाल विवाह से बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी बाल विवाह निषेध अधिकारों की भूमिका है? मतलब ये जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, ये क्या काम करता है? बाल विवाह की रोकथाम करने का कार्य होता है, बाल विवाह के पक्ष में समुदाय को जागरूक करना, या फिर बाल विवाह के अच्छे प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सिंपल सा आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, बाल विवाह की रोकथाम करना। ठीक है, बाल विवाह को रोकना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हमारे जो चैनल का प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे अधिनियम हैं, वो अधिनियमों का एक वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए 15वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज के वीडियो का देखते हैं कि पॉक्सो अधिनियम, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाने के चांसेस बहुत अधिक होता है। पॉक्सो अधिनियम के अनुसार पॉक्सो के तहत अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहने वाले व्यक्ति के न्यूनतम सजा क्या है? तो पहली बात तो जो लोग नहीं जानते हैं वो पॉक्सो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, पॉक्सो का फुल फॉर्म है POCSO। ठीक है, पॉक्सो का फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब बच्चों को यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रखना, ये इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए अब जब पॉक्सो एक्ट, ये पॉक्सो एक्ट अगर पूछ ले
चलिए, पॉक्सो एक्ट के बारे में और अच्छे से किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या फिर अलग से इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इस अधिनियम के तहत जो पॉक्सो एक्ट है, इसका फुल फॉर्म तो समझ ही लिए। इसके तहत मान लो किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, तो अगर कोई व्यक्ति देखा है, ठीक है, तो उसको अगर वो वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करता, ठीक है, रिपोर्ट करने में विफल हो जाता है, तो उसको 6 माह तक का कैद हो सकता है या फिर जुर्माना उसको देना पड़ सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा होगा कि मान लो कोई व्यक्ति है जो किसी संस्थान का हेड है या उस संस्थान में कार्यरत है या फिर उस संस्थान का प्रमुख है, और उस संस्थान में कुछ ऐसा यौन उत्पीड़न से संबंधित कुछ कार्य हुआ है, मतलब पॉक्सो एक्ट के विरोध में किसी ने कुछ कार्य किया है, तो अगर वह व्यक्ति जो उस संस्थान का हेड है, अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है, वो विफल होता है, तो उसको 1 वर्ष तक का सजा हो सकता है और साथ ही साथ जुर्माना हो सकता है, या दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन किसी संस्थान की अगर हेड का या प्रमुख का बात होगा तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर भी आप टोटल 15 क्वेश्चन हमने देखा जो कि छात्रावास अधीक्षक की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं है कि छात्रावास के लिए इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि मैं उसी दृष्टि से मैं टेस्ट ला रहा हूँ, लेकिन ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और टेलीग्राम को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पे वीडियो का पीडीएफ लिंक और किसी भी तरह का डाउट होता है तो उसको हम मिलकर शॉर्ट आउट करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसमें इतना ही। धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए।